ओके, देखिए सेक्शन 37 क्या कहता है। सेक्शन 37 ये कहता है कि हमने अभी तक जितने एक्सपेंसेस पढ़े सेक्शन 32 लेके 36 तक, उन सब में तो स्पेसिफिक सेक्शंस के नाम थे और एक्सपेंसेस लिखा हुआ था। पर अब हम जो बात कर रहे हैं ये ऐसे एक्सपेंसेस है जिनका कोई नाम नहीं है। आप इसमें कोई भी एक्सपेंसेस इंक्लूड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस सवाल इतना सा है कि वो ऐसा एक्सपेंसेस यहाँ पे आएगा जो पहले कहीं नहीं आया, क्योंकि एक एक्सपेंसेस दो जगह नहीं आ सकता, राइट। तो देखिए क्या लिखा है, एनी एक्सपेंसेस नॉट कवर्ड इन सेक्शन 30 to 36, तो वो फिर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वो अलाउ है या नहीं है, इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, क्या वो बिजनेस से रिलेटेड है, क्या वो रेवेन्यू है, क्या वो प्रीवियस ईयर में इंकर्ड है, और क्या वो 30 से 36 तक नहीं आया है, और वो किसी भी तरीके से डिसअलाउड नहीं है। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम उस एक्सपेंसेस को फाइनली क्या कर देंगे, अलाउ कर देंगे, राइट। ओके, इसमें कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। वैसे ये लिस्ट कंप्लीट लिस्ट नहीं है, इसमें और भी चीजें आ सकती हैं, पर मेनली जो चीजें काम आने वाली है वो हमने यहाँ पे डाल दी है। क्या क्या है एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको गुड्स और मटेरियल की बात कर रखी है। क्या हमने अभी तक जितने सेक्शन पढ़े उसमें ये पढ़ा कि आपकी दुकान पे या आपकी फैक्ट्री में जो गुड्स आएगा, जो मटेरियल आएगा, उसके रिगार्डिंग क्या अलाउ है क्या नहीं, क्या ऐसा कुछ पढ़ा हमने? नहीं। तो अब पढ़ लेते हैं। गुड्स के रिगार्डिंग बोला गया कि ये चीजें तो अलाउ है और ये अलाउ नहीं है। तो अलाउ क्या है, आप माल परचेज करते हैं, कई बार क्या होता है माल लेट डिलीवर लेते हैं, हम डिलीवरी लेट लेते हैं या देते हैं, दोनों ही चीज में कई बार क्या होती है पेनल्टी लग जाती है, तो वो भी अलाउ की गई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने माल मंगवाया, ट्रक आ गया, आपने कहा मेरे पास अभी खाली करवाने के लिए जगह नहीं है, आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। ट्रक वाला कहता है साहब रुकूंगा तो फिर मैं आपसे चार्ज एक्स्ट्रा लूंगा, तो वो अलाउ होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि वो तो बिजनेस में होता रहता है। ठीक है, आगे लिखा है कॉम्पनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर गुड्स। आपने किसी को माल सप्लाई करने का बोला, वो सप्लाई नहीं कर पाया, ठीक है, या आपने ये सप्लाई बोला कि मैं सप्लाई करूंगा और आप सप्लाई नहीं कर पाए, तो क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया? यस। और इसमें आपको सामने वाले को क्या देना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन। तो क्या वो कॉम्पनसेशन आपके लिए अलाउेबल है? बिल्कुल अलाउेबल है, क्यों नहीं है। ठीक है, फ्रेट, लोडिंग अनलोडिंग, ये सारी चीजें, कहने का मतलब ये है कि जब आप माल परचेज करते हैं तो उसके रिगार्डिंग जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं वो सारे अलाउेबल है, कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं है जो अलाउेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज क्लियर कर दूं, ये जो वर्ड यूज किया गया ना पेनल्टी, पेनल्टी बेटा दो तरीके की होती है। एक वो पेनल्टी जो वायलेशन ऑफ लॉ की वजह से हो, और एक वो पेनल्टी जो बिजनेस में होती रहती है। तो जो पेनल्टी बिजनेस में चलती रहती है, जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस है, वो तो अलाउेबल है, पर जो पेनल्टी वायलेशन ऑफ लॉ की वजह से है वो अलाउेबल नहीं है, ये बात ध्यान रखें। ठीक है सर, कैसे, एक एग्जांपल दो, एग्जांपल ले लो। अभी हमने कहा कि हमने किसी को माल लेट सप्लाई किया, क्या हमने कोई कानून तोड़ा है? क्या हमने कोई कानून तोड़ा? नहीं, हमारा ये तो बिजनेस टर्म्स है और उस टर्म के हिसाब से हमें उसको कंपनसेशन देना चाहिए, तो हम दे रहे हैं। ठीक है, हमने बिजली चोरी की, ठीक है, हमने बिजली के मीटर में या खंबे पे वायर डाल के बिजली चोरी की, बताइए क्या ये वायलेशन ऑफ लॉ है? यस। तो उसके रिगार्डिंग कोई पेनल्टी लगेगी तो वो अलाउेबल नहीं, राइट। तो फिर सवाल आया कि सर माल के रिगार्डिंग, मटेरियल के रिगार्डिंग ऐसी क्या चीज है जो अलाउ नहीं है? तो देखो, गुड्स यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल असेट। आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं और उस बिल्डिंग के लिए अपनी ही शॉप से मटेरियल काम में ले रहे हैं। सपोज आपका सीमेंट का काम है, ठीक है, और आप बिल्डिंग बनाने में अपनी ही दुकान से सीमेंट काम में ले रहे हैं, तो बताइए क्या ये अलाउेबल होगा? क्या ये अलाउेबल एक्सपेंस है? नहीं, ये बिल्डिंग की कॉस्ट में जुड़ेगा, ये बिल्डिंग की कॉस्ट में जुड़ेगा, और जब बिल्डिंग पूरी हो जाएगी तो इस पे क्या मिलेगा हमें?
डेप्रिसिएशन मिलेगा। समझ गए? ठीक है। नेक्स्ट बोला गया आपने किसी को चैरिटी कर दी। आपने अपनी शॉप में से कुछ सामान, सीमेंट की शॉप है, कोई एनजीओ वाला आया, बोला सर हम एक ऑर्फनेज बना रहे हैं, तो आप कुछ डोनेट कर सकते हैं। आपने कहा भैया 10 कट्टे सीमेंट के ले जाओ, तो क्या ये अलाउेबल एक्सपेंस है? क्या ये बिजनेस से रिलेटेड है? नहीं, ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ये आप पर्सनल कर रहे हैं और एक तरीके का पर्सनल खर्चा है, क्योंकि चैरिटी करना पर्सनल होता है, बिजनेस नहीं होता है, राइट। और लास्ट कह रहा है गुड्स यूज फॉर पर्सनल, आप अपने काम के लिए ले गए, घर पे काम चल रहा था उसके लिए 5 बैग सीमेंट के ले गए, अलाउेबल है या नहीं? नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि एक्सपेंसेस पर्सनल नहीं होना चाहिए। तो सीधी सीधी बात यह है कि जो काम बिजनेस की वजह से हो रहा है वो अलाउेबल है, और जो एक्सपेंसेस आपके पर्सनल वजह से हो रहा है वो अलाउेबल नहीं है। एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं ऑफिस एक्सपेंसेस। अब ऑफिस में क्या लगता है भाई? ऑफिस में स्टेशनरी लगती है, प्रिंटिंग लगता है, चाय पानी लगता है, ऑफिस के जो मेंटेनेंस है वो लगता है, गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी ऐसा कुछ लगता है। तो ये सब चीजें ऑफिस की, तो कुछ सोचने वाली बात नहीं है, सब अलाउड है, राइट। अब आप बोलोगे सर ऑफिस में फिर अलाउ क्या नहीं है? ऑफिस में पर्सनल चीजें नहीं है, कैपिटल अलाउड नहीं होती, कोई भी कैपिटल खर्चा अलाउड नहीं होता। कोई भी कैपिटल एक्सपेंस अलाउड नहीं होता है, ठीक है। ऑफिस में पर्सनल खर्चे क्या हो सकते हैं? बताओ, ऑफिस में पर्सनल खर्चे क्या हो सकते हैं? नहीं 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 नहीं, कहाँ चले गए? जहां भी बोले कैपिटल एक्सपेंस अलाउड नहीं होंगे, 1/5 मिलेगा हर साल, नहीं नहीं, डिपेंड करता है कैपिटल एक्सपेंसेस कौन सा है। हर कैपिटल एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट अलग होता है। 1/5 सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके लिए मैंने लिखवाया है, ऐसा नहीं अब सारे कैपिटल एक्सपेंसेस पे 1/5 लगा दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक मशीन परचेज की, क्या ये कैपिटल एक्सपेंसेस है? तो इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, ये 1/5 नहीं मिलेगा, ठीक है। ये कैपिटल एक्सपेंसेस है, बिल्कुल है, तो ये इस साल तो अलाउड नहीं होगा, पर हर साल इसका डेप्रिसिएशन जरूर मिलेगा। ओके। तो ऑफिस में पर्सनल खर्चे, ऑफिस में पर्सनल खर्चे मतलब मैं ऑफिस में बैठा हूँ, कोई क्लाइंट आएगा, उसको मैं चाय पानी पिलाऊंगा, तो वो तो ऑफिशियल है। बट अगर कोई मेरे रिलेटिव आए और उनको मैं चाय पानी पिला रहा हूँ, तो वो मेरे लिए ऑफिशियल खर्चा नहीं है, वो पर्सनल है और वो अलाउेबल नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहे हैं लीगल एक्सपेंसेस। अब लीगल एक्सपेंसेस क्या? देखो, लीगल एक्सपेंसेस ऑफिस के लिए होते हैं क्या? मान लीजिए मैं अभी मैं जैसे वीएस क्लासेस के नाम पे क्लासेस चला रहा हूँ, किसी और ने भी वीएस क्लासेस के नाम से क्लासेस ओपन कर ली और मैंने उसके ऊपर केस कर दिया, तो जाहिर सी बात है मैं उसके ऊपर अगर केस करूंगा तो मुझे एडवोकेट हायर करना होगा, तो क्या मेरे लिए वो अलाउेबल एक्सपेंस होगा? बिल्कुल अलाउेबल एक्सपेंस होगा। ठीक है। किसी ने मेरे ऊपर केस कर दिया और मैं उसको लड़ने के लिए वकील हायर करता हूँ, दैट मीन्स ऑफेंडिंग और डिफेंडिंग, खुद केस करना या किसी ने केस किया उसको डिफेंड करना, इन सब के लिए जो भी खर्चा लगेगा वो सारा अलाउेबल है। पर ध्यान रहे जो पर्पज है वो ऑफिशियल होना चाहिए, ठीक है। आपके पड़ोसी ने, घर के पास जो पड़ोसी रहता है उसने आपके ऊपर केस कर दिया किसी चीज पर और आपने उसके लिए वकील अपॉइंट किया, क्या वो अलाउेबल है? नहीं, क्योंकि वो पर्सनल है, ठीक है। ऑफेंडिंग एंड डिफेंडिंग ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लीगल एक्सपेंसेस फॉर पेटेंट वगैरह जो नाम है हमारे उसका गलत इस्तेमाल कोई कर रहा है उसके लिए, ठीक है। कोई माल हम नहीं देना चाहते या कोई गुड्स डिलीवरी नहीं ले रहा है, हमने उस पर केस कर दिया, ठीक है। टैक्स प्रोसीडिंग मतलब इनकम टैक्स का कोई नोटिस आ गया, उसका जवाब देने के लिए हमने सीए को बोला, तो इन सब चीजों के लिए जो लीगल एक्सपेंसेस लग रहे हैं वो सारे अलाउेबल एक्सपेंसेस, ठीक है। देखिए थोड़ा सा आप अगर फोकस करेंगे और अपना कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो आप पहचान लेंगे कौन सा खर्चा अलाउ है और कौन सा नहीं, ठीक है। हर चीज आपको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आगे लिखा लीगल एक्सपेंसेस फॉर एक्वायरिंग एनी प्रॉपर्टी, आपने बिल्डिंग परचेज की, अगेन वही बात, आपने बिल्डिंग परचेज की, उसके लिए रजिस्ट्री चार्ज लगे,
तो ये रजिस्ट्री चार्ज भी लीगल चार्ज भी एक तरीके के। तो बताइए क्या ये अलाउेबल है? नहीं, ये असेट की कॉस्ट में जुड़ेंगे। ये क्या होंगे? असेट की कॉस्ट में जुड़ेंगे, समझ गए? इसलिए ये अलाउेबल नहीं है। लीगल एक्सपेंसेस ब्रेकिंग रूल, आपने कानून तोड़ा, आपने रेड लाइट क्रॉस की और उसके लिए आपको चालान भरना पड़ा, अलाउ है या नहीं? नहीं है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए एडवर्टीजमेंट। हर आदमी जो बिजनेस करता है मतलब बिजनेस के कंटिन्यू रखने के लिए, हाँ बस बिजनेस से रिलेटेड जो भी, बिजनेस के लिए, बिजनेस की वजह से या बिजनेस से रिलेटेड, वो सारे अलाउेबल। वायलेशन ऑफ लॉ ये भी कह सकते हैं कि वो किसी भी एक के प्रोविजन को नहीं माना। वायलेशन का मतलब यही है कि आप अगेंस्ट कर रहे हैं किसी भी एक्ट के, और अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो फिर वो आपको भरना पड़ेगा पेनल्टी, और वो अलाउेबल नहीं है। ओके, और कोई? चलिए, और कोई है क्या? कोई डाउट किसी का? नहीं। चलिए, आगे हम बात कर रहे थे बेटा एडवर्टीजमेंट की। एडवर्टीजमेंट में हमने ये कहा कि हर आदमी जो कोई भी बिजनेस कर रहा है वो एडवर्टीजमेंट तो करता है। तो क्या एडवर्टीजमेंट अलाउ? बिल्कुल अलाउ। आप एडवर्टीजमेंट में क्या करते हैं? माल बेचने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, हाँ, लोगों को रिक्रूट करने के लिए ऐड दे देते हैं कि भाई मुझे स्टाफ चाहिए, उसके लिए ऐड दे देते हैं, ठीक है। तो ये सारे स्पॉन्सरशिप कर देते हैं, ये सारे एक्सपेंसेस अलाउेबल है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या अलाउ नहीं है एडवर्टीजमेंट के रिगार्डिंग? पॉलिटिकल पार्टी में आप जो एड देते हैं, पॉलिटिकल पार्टी की मैगजीन, जैसे आप मान लीजिए बीजेपी का कोई मैगजीन बन रही है, उसमें आपने एड डाल दिया, ठीक है, तो वो अलाउेबल नहीं है, क्योंकि ये इलीगली आप पॉलिटिकल पार्टी को क्या कर रहे हैं? फंडिंग कर रहे हैं, राइट? तो वो अलाउेबल नहीं। कैपिटल एक्सपेंसेस, आपने देखा होगा रोड के साइड में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए रहते हैं, ठीक है। अब ये कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस है, तो ये वैसे तो अलाउड नहीं होंगे, और बाद में ये क्या होंगे? डेप्रिशिएट होंगे, ठीक है, कि डेप्रिसिएशन में चले जाएंगे। एम्प्लॉय कॉस्ट, आप एम्प्लॉय को क्या देते हैं? आप एम्प्लॉय को सैलरी, कमीशन, परक्विजिट, अलाउंस वगैरह वगैरह देते हैं, कैंटीन वगैरह, तो सारे अलाउेबल है। आप अपने स्टाफ को जो भी देते हैं सब अलाउेबल है। क्या अलाउड नहीं है? प्रोप्राइटर सैलरी। आपको याद है कल मैंने आपको एक रूल बताया था जब हम इंटरेस्ट ऑन लोन पढ़ रहे थे, कि कोई भी पर्सन अपने आप से इनकम नहीं कमा सकता। तो प्रोप्राइटर अपने आप से सैलरी दे, या प्रोप्राइटर अपने आप को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे, दोनों ही अलाउेबल नहीं है। कौन से हेड में ज्यादा एडवर्टीजमेंट होगा? मतलब अच्छा, कौन सा हेड में जाएगा एडवर्टीजमेंट? ओके, ये प्लांट एंड मशीनरी में जाएगा। ये प्लांट एंड मशीनरी में जाएगा। पार्टनरशिप में होगा रेम्युनरेशन एक लिमिट तक। पार्टनरशिप में रेम्युनरेशन अलाउ होगा अप टू सर्टेन लिमिट। चलिए, टैक्स की बात कर लेते हैं। इनकम टैक्स अलाउेबल नहीं है। इनकम टैक्स अलाउेबल नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स अलाउेबल है। आपका सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज, कस्टम, जीएसटी, ये सारे अलाउेबल है। पॉलिटिकल पार्टी को एडवर्टीजमेंट का पॉइंट हमने ये कहा था कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करते हैं, उनकी मैगजीन में ऐड देते हैं, जैसे आपने कई बार देखा होगा, अगर देखा है तो यहाँ पे तो फोटो आती है और यहाँ पे आपकी फर्म का नाम लिखा हुआ रहता है, ठीक है, कि होली की बधाई, दिवाली की बधाई, ऐसा ऐसा। वो अलाउेबल नहीं है, क्योंकि आप पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं।
उसको एडवर्टीजमेंट में कवर नहीं करेंगे, ठीक है। टैक्स की बात कर रहे थे, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं, मतलब कि जीएसटी है, कस्टम है, वो सारे अलाउेबल हैं, और जितने भी डायरेक्ट टैक्स हैं वो अलाउेबल नहीं है। इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स अब हट चुका है, तो इनकम टैक्स ही बचा है, ठीक है। आगे लिखा है इंटरेस्ट पेनल्टी ऑन इनडायरेक्ट टैक्स। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स को पेमेंट करने में लेट हो जाती है और उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है तो अलाउेबल है। डायरेक्ट टैक्स को पेमेंट करने में लेट हो जाती है और उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो अलाउेबल नहीं है। क्योंकि बेसिकली क्या है, बेसिकली पॉइंट ये है कि डायरेक्ट टैक्स तो खुद ही अलाउड नहीं है। हम आप कहोगे सर डायरेक्ट टैक्स अलाउड क्यों नहीं? सुनो ध्यान से। क्या ऐसा चल रहा है कि मैंने यहाँ पे माल बेचा, मैंने यहाँ पे नेट प्रॉफिट कमाया और मैं इस नेट प्रॉफिट पे टैक्स दे रहा हूँ? बोलो हाँ या ना? हाँ। अब मैंने जो नेट प्रॉफिट कमाया और उस पर मैं जो टैक्स दे रहा हूँ आपको, क्या ये टैक्स मेरा कोई प्रॉफिट कमाने के लिए खर्चा है क्या? क्या ये प्रॉफिट कमाने के लिए खर्चा है या प्रॉफिट कमाने के बाद पे करना है? कमाने के बाद पे करना है, तो क्या हम इसको P&L में डालें इनकम टैक्स की इनकम निकालने के लिए? नहीं, इसलिए बोला गया इनकम टैक्स अलाउेबल नहीं है। ओके, चलिए लास्ट वन इज पेनल्टी। पेनल्टी में क्या बोला गया कि अगर कोई पेनल्टी लग रही है आपकी कॉम्पनसेटरी नेचर, कॉम्पनसेटरी नेचर मतलब जो बिजनेस में लगती ही रहती है, उस तरीके की कोई पेनल्टी लग रही है तो चलेगा, वो अलाउेबल है। बट अगर आपने कोई पेनल्टी लगी है फॉर ब्रेकिंग रूल्स तो वो अलाउेबल नहीं है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर कोई पेनल्टी बिजनेस टर्म्स में लग रही है या कॉम्पनसेटरी नेचर है, मतलब जिससे आपका काम, आप किसी को कॉम्पनसेट कर रहे हैं, आपकी वजह से मान लीजिए आपके लेबर को नुकसान हो गया या किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आप उसको कॉम्पनसेट करते हैं, तो वो आपके लिए अलाउेबल एक्सपेंस है। बट अगर आपने कोई कानून तोड़ा और उसके लिए आपको पेनल्टी देनी पड़ती है तो वो अलाउेबल एक्सपेंस नहीं है। बोलिए आगे बात सुनिए। बोलो भाई, एनी डाउट? पेनल्टी बेटा सीधी सी बात है, अभी मैंने कहा ना कि आप तो माल बेच रहे हो, आपका माल खराब आ गया, आपने तो माल बेचा और किसी कस्टमर ने उसकी कंप्लेंट कर दी कि साहब माल खराब बेच रहे हैं, मुझे उससे नुकसान हो गया, मुझे उससे मेरी तबीयत खराब हो गई, तो आपको उस पे उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ा। आपको क्या देना पड़ा? कॉम्पनसेशन देना पड़ा। आपने किसी को मटेरियल लेट सप्लाई किया, उस पर आपको कॉम्पनसेशन या पेनल्टी देनी पड़ी, ठीक है। आपने किसी को ऑर्डर बोला था कि भैया शादी में आपको हम मिठाई सप्लाई कर देंगे, और शादी का दिन आ गया और आपने मिठाई सप्लाई नहीं, तो आपको उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो वो सारी पेनल्टियां अलाउेबल है, क्योंकि वो सारी बिजनेस करने के लिए हो रही है और बिजनेस की वजह से हो रही है। और आपने बिजली चोरी की, आपने टैक्स चोरी की, या आपने और कोई वायलेशन किया और उसकी वजह से कोई पेनल्टी लगी, तो वो अलाउेबल नहीं है। कंपनीज एक्ट में डिपेंड करता है क्या वायलेशन किया। मैंने अभी कहा ना कि अगर ऐसा कोई वायलेशन है जो बिजनेस टर्म्स में होता रहता है तो चलेगा। और बताएं, और कोई डाउट तो बोलिए। कंपनीज एक्ट में भी कोई वायलेशन है, ठीक है, कोई कानून तोड़ा है तो अलाउेबल नहीं होगा। चलिए आगे देखिए क्या लिखा गया। आगे ये लिखा गया कि सीबीडीटी ने क्या किया, सीबीडीटी ने कुछ एक्सपेंसेस को स्पेशली अलाउ किया। स्पेशली अलाउ क्यों करना पड़ा?
क्योंकि वैसे अगर आप देखोगे तो ये एक्सपेंसेस अलाउेबल नहीं है। अगर अपन नॉर्मल वाले रूल लगाएंगे तो ये एक्सपेंसेस अलाउेबल नहीं है, बट सीबीडीटी ने कहा कि इंडिया में स्पेशली इनकी जरूरत है तो हम इनको अलाउ करते हैं। कैसे? दिवाली और मुहूर्त के एक्सपेंसेस बताइए। दिवाली की पूजा या मुहूर्त पे आप जो पूजा करते हो क्या वो बिजनेस की नीड है या पर्सनल बिलीफ है अपनी? पर्सनल है। फिर भी कहा कि क्योंकि इंडियन सेंटिमेंट्स है, इंडिया में लोग करते ही हैं, तो उसको अलाउबल किया। एनी एक्सपेंसेस फॉर टेलीफोन कनेक्शन। पहले क्या होता था, जब आप टेलीफोन कनेक्शन लेते थे ना, लैंडलाइन जिसको बोलते हैं, उस लैंडलाइन कनेक्शन लेने के लिए आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी पड़ती, मतलब 2000 या 5000 रुपए आपको डिपॉजिट करवाने पड़ते थे, और वो पैसे आपको तब वापस मिलेंगे जब आप फोन का कनेक्शन कटवाओ। तो क्या ये कैपिटल नेचर का खर्चा है? जो आप डिपॉजिट दे रहे हैं क्या वो कैपिटल नेचर का है? हाँ। तो वैसे तो वो अलाउ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कैपिटल खर्चों को अलाउ नहीं करते, पर इसे स्पेशली किया गया ये मानते हुए कि भैया टेलीफोन तो आप कभी कटवाओगे, तो वो पैसा तो आपका पड़ा ही है, तो वो इसलिए बोला कि आप उसको खर्चा मान सकते, कि उस टाइम लंबे टाइम तक फोन चला करते थे। ऐसा नहीं है लिया और कनेक्शन कर, ऐसा नहीं। अमाउंट पेड टू आरओसी। आपने अभी आप लो पढ़ रहे हैं, तो लो में आपने बहुत सारे फॉर्म पढ़े होंगे जो आरओसी में हमें फाइल करने होते हैं, एओसी, MGT9, MGT4 एक्सेट्रा। तो वो सारे भी अलाउेबल एक्सपेंस, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज में आप लिस्ट करवाते हैं, वो भी अलाउेबल एक्सपेंस है। प्रोफेशनल टैक्स का आप कोई पेमेंट करते हैं, वो भी अलाउेबल एक्सपेंस है। मतलब ये स्पेशली खर्चे ऐसे लिखे हैं जो अलाउेबल हैं, चाहे जनरल रूल में ये कवर होते हैं और चाहे नहीं होते हैं। बोलिए, आई बात समझ में? यहां तक बता दो एक बार, कोई डाउट है तो फिर हम आगे चले। कोई डाउट नहीं है? पेनल्टी कंपनी एक्ट, बेटा एक ही चीज कितनी बार पूछूं, कितनी बार बोल चुका हूं, ऐसी कोई भी पेनल्टी जिसमें वायलेशन हो रहा है, वायलेशन का मतलब जो काम नहीं करना चाहिए था वो काम आप कर रहे हो, तो वो डिसअलाउड है, ठीक है। और ऐसी कोई पेनल्टी जो बिजनेस टर्म्स में लगती रहती है या बिजनेस टर्म के लिए जरूरी है, तो वो अलाउेबल है। फॉर कितनी बार एग्जांपल भी दे चुका हूँ कि माल किसी को अपन ने लेट सप्लाई किया हाँ होता है बिजनेस में, और हमें अगर बिजनेस अच्छा चलाना है तो वो करना भी पड़ेगा, उसके लिए हमें पेनल्टी देनी भी पड़ेगी, तो वो तो अलाउेबल एक्सपेंस हो गया। कंपनीज एक्ट की पेनल्टी करना बिजनेस के लिए फायदेमंद है क्या, या ऐसा है कि बिजनेस में होती रहती है? तो बस डिसअलाउ है, फिर इसमें इतना क्या सोच रहे हो? चलो, अब सुनो भैया आगे। हमने अभी तक पढ़ा है सेक्शन 30 से 38 जिसमें हमने लिखा एक्सपेंशन अलाउड, राइट। अब एक चीज समझो, अभी आप कहीं घूमने जाते हैं अपने घर से, आप अपने घर से कहीं घूमने जाना चाहते हैं, सपोज आप मूवी जाना चाहते हैं या फ्रेंड्स के साथ किसी पार्टी में जाना चाहते हैं, तो क्या आपको घर वालों से परमिशन लेनी पड़ेगी? मूवी, पिकनिक एक्सेट्रा, यस आपको घर वालों से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब आप घर वालों से परमिशन मांगते हैं, तो हो सकता है दो आंसर आपके पास है, या तो यस या फिर नो, ठीक है। आपने जैसे ही पूछा, घर वालों ने कहा कहीं नहीं जाना, बैठ जाओ चुपचाप घर पे, कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्या आगे कोई बात होगी? क्या घर वाले आपसे कुछ और पूछेंगे? बताओ, आपने पूछा मूवी जाना है, घर वालों ने कहा कहीं नहीं जाना, बैठ जाओ पढ़ाई करो, क्या आगे घर वाले और कुछ पूछेंगे आपसे? कौन सी मूवी जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? जब मना ही कर दिया तो बस बात खत्म, पूछने का क्या सेंस है? जब जाने ही नहीं देना तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि मूवी कौन सी, फर्क पड़ता है क्या? नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो वैसे ही अब अगर हाँ कर दिया तो क्या पूछ सकते हैं? अगर हाँ कर दिया कि ठीक है चले जाओ, पर मूवी कौन सी? हाँ, इसमें आ सकता है क्वेश्चन, किसके साथ जा रहे हो? बोलो, कितने बजे जाओगे? कितने बजे आओगे? कैसे जाओगे? कितने पैसे लगेंगे? बोलो, क्या ये इतने सारे सवाल आ सकते हैं आपके सामने? यस। अब इन सवालों में से अगर कोई भी सवाल नेगेटिव निकला, आपने कहा हमको रात को 10 बजे आएंगे, घर वालों ने कहा नहीं। आपने कहा हम दोस्तों के साथ जा रहे हैं, घर वालों ने कहा नहीं। तो ऐसा कोई भी इनमें से जवाब ऐसा हुआ जो घर वालों के लिए सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो क्या घर वाले ना कह देंगे? यस। और अगर सारे जवाब हाँ है, सारे जवाब सही है घर वालों के अकॉर्डिंग, तो क्या घर वाले हाँ कह देंगे? Yes. तो इसका मतलब पहले इनिशियल परमिशन, उसके बाद में एडिशनल कंडीशन, बोल सकते हैं इनिशियल परमिशन और एडिशनल कंडीशन। सेम ऐसा ही हमारे एक्सपेंसेस के साथ है। अब सुनो क्या, हमने पहले सेक्शन 30 टू 38 को पूछा कि भैया ये एक्सपेंसेस अलाउ है या नहीं है। उसने 4 बातों का ध्यान रखते हुए, बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है, रेवेन्यू है या नहीं है, प्रीवियस ईयर में इंकर हुआ या नहीं हुआ है, और पर्सनल तो नहीं है। इन सब बातों का ध्यान रख के उसने हाँ या ना कहा। सपोज उन्होंने कह दिया सब डिसअलाउड है एक्सपेंसेस, तो क्या हमें फिर फर्क पड़ता है कि उस एक्सपेंसेस का पेमेंट कैसे हुआ? नहीं। मतलब आपको मैं कहूं कि मैंने 10,000 रुपए डोनेट किए, अलाउ है या डिसअलाउ है? मैंने किसी को 10,000 का डोनेशन किया, अलाउ है या डिसअलाउ है? डिसअलाउ है। तो क्या अब इससे फर्क पड़ता है कि मैंने कैश दिया या चेक दिया? अगर मैं कहूँ कि मैंने तो चेक से दिया, तो भी आप कहेंगे डिसअलाउड है। मैं कहूंगा मैंने कैश में दिया, तो भी आप कहेंगे डिसअलाउड है। इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? अच्छा, आपने कहा अलाउड है, मैंने कहा सर मैंने सैलरी दी है एम्प्लॉय को, बोलो अलाउ है या नहीं? आपने कहा हाँ ठीक है अलाउ है, सैलरी तो अलाउ है। फिर आपने मुझसे पूछा सब कैश दिया था या चेक दिया था, टीडीएस काटा या नहीं काटा, ठीक है, रिश्तेदार है या नहीं है, इनमें से कोई बात नेगेटिव निकली, देना था चेक और मैंने दे दिया कैश, तो क्या आप मेरे उस एक्सपेंसेस को डिसअलाउड कर दोगे? ठीक है, टीडीएस काटना था पर नहीं काटा, आप डिसअलाउड कर दोगे। रिश्तेदार को कम देना था, आपने ज्यादा दे दिया, आप डिसअलाउड कर दोगे। ओके। तो इसका मतलब सेक्शन 30 टू 38 में जो आइटम ओके हो चुके हैं, उनके ऊपर हमें सेक्शन 40 से लेके 43 भी पढ़ना होगा। बोलो, बात समझ में आ गई? हम क्या पढ़ने जा रहे हैं वो बात समझ में आनी चाहिए। हमने जो एक्सपेंसेस 30 टू 38 में अलाउ करवा लिए, मतलब अभी तक हमें जो पता है अलाउ होते हैं, उनके ऊपर हम तो कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन देखने जा रहे हैं, और वो एक्स्ट्रा कंडीशन भी फुलफिल हुई तो ही वो एक्सपेंसेस अलाउेबल है, अदरवाइज वो एक्सपेंसेस अलाउेबल नहीं। मतलब पहला पड़ाव पार किया है, अब दूसरे पड़ाव की बारी है। दैट क्लियर? ओके, तो सुनिए सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है। सबसे पहले है सेक्शन 40A1। सेक्शन 41 क्या कह रहा है ये? पेमेंट विदाउट टीडीएस और टीडीएस डिडक्टेड बट
नॉट डिपॉजिटेड। अब आप कहोगे सर ये टीडीएस क्या है? पता है किसी को टीडीएस क्या होता है? क्या पता है आपको टीडीएस क्या होता है और क्यों लगता है? बोलो, क्या आपको पता है टीडीएस क्या होता है और क्यों लगता है? बोलो भाई बोलो, टीडीएस क्या होता है और क्यों लगता है? यहाँ इनकम जनरेशन होती है। अच्छा, और वहां कट जाता है। अच्छा, अपने आप ही? नहीं, इसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस है। सर कोई टैक्स ना दें तो टीडीएस कट जाता है सर। ओके, चलिए कुछ हद तक आप सबके आंसर ठीक है। अच्छा, सुनो, सही है आपका जवाब। कंपनी बहुत से लोगों को पेमेंट करती है, कंपनी बहुत से लोगों को पेमेंट करती है, ठीक है। हो सकता है ये बहुत से लोग आगे जाके टैक्स पे ना करते हैं, समझे? तो गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट ने कंपनी को कहा कि अगर कोई आगे जाके टैक्स पे नहीं करता तो हमें टैक्स का नुकसान होता है, ठीक है। तो आप एक काम करो, इन लोगों को जो आप पेमेंट दे रहे हैं उसमें से इनका टैक्स काट के हमें सीधा ही जमा करवा दो, हमें सीधा ही क्या कर दो, जमा करवा दो, ताकि हमें इनसे टैक्स ना मांगना, ठीक है। तो इसको बोला गया टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मतलब जहां से इनकम जनरेट हो रही है वहीं पे टैक्स को काट देना और काट के गवर्नमेंट को जमा करवा देना। ओके, ताकि गवर्नमेंट को इनसे टैक्स ना मांगना पड़े और इनमें से अगर कोई टैक्स ना भी दे गवर्नमेंट को नुकसान ना हो। आई बात समझ में? ठीक है। अब आगे आया सवाल कि सब ये टैक्स काटना है और जमा कराना है किसको? किसकी ड्यूटी है ये पेमेंट टैक्स काटना? तो ये ड्यूटी है इसकी, पेयर। सेक्शन 200 में बोला गया है कि जो पे कर रहा है उसकी ड्यूटी है टैक्स काटना और काट के गवर्नमेंट को जमा करवाना। बोलो, यहां तक बात समझ में? यस, ओके। तो इसके लिए अब आप ध्यान से एक बार सुनना क्या। मान लीजिए इस डायरेक्टर ने 6 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया, रिसिप्ट कमाई, 6 करोड़ की रिसिप्ट ली, इसमें से इन लोगों को पेमेंट किया इसने 3 करोड़। तो बताइए इसका प्रॉफिट कितना? क्या 3 करोड़ है? अब इस कंपनी को कितने पे टैक्स देना है? 3 करोड़। मान लेते हैं कंपनी की रेट 30% है, तो कंपनी को क्या 90 लाख रुपए का टैक्स देना है? अब ये कंपनी को बोला गया कि तुम्हें इनका टैक्स काटना है और कंपनी ने इनका टैक्स नहीं काटा, और कंपनी ने टैक्स नहीं काटा तो गवर्नमेंट इनका क्या करेगी? बताओ, कंपनी को क्या करेगी गवर्नमेंट? कंपनी को सजा देगी, बिल्कुल। अब कंपनी को क्या सजा दी गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने ये कहा कि अगर तुम इनको पेमेंट करते हो और इनका टीडीएस नहीं काटते हो, या फिर टीडीएस काट तो लिया पर वो टीडीएस हमें नहीं देते, तो हम आपका ये खर्चा डिसअलाउड कर देंगे। ये खर्चा क्या कर देंगे? डिसअलाउड कर देंगे। अब मान लो कि ये 3 करोड़ रुपए इस कंपनी ने टीडीएस नहीं काटा, तो ये खर्चा डिसअलाउड हो गया, जीरो हो गया। तो बताइए अब कंपनी का प्रॉफिट कितना शो हो रहा है? क्या 6 करोड़? और
तो कंपनी को 6 करोड़ पे 30% देना पड़ेगा, मतलब 1,80,00,000। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इनडायरेक्टली जो पैसा कंपनी ने इनका नहीं काटा, उस पर कंपनी को खुद को टैक्स देना पड़ा, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया बुक्स में, और जैसे ही प्रॉफिट बढ़ा उसको टैक्स देना पड़ा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर आपने पेमेंट बिना टीडीएस काटे कर दिया या टीडीएस काटा पर गवर्नमेंट को नहीं दिया, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, आपका एक्सपेंसेस डिसअलाउड हो जाएगा। आपका एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। ओके, कितना होगा और कैसे होगा ये और होगा। अगर आपने पेमेंट किया है किसी नॉन रेजिडेंट बिना टीडीएस का, या आपने पेमेंट किया है इंडिया से बाहर बिना टीडीएस काटे, तो आपका 100% खर्चा क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। मतलब आपने 1 लाख का पेमेंट किया तो 1 लाख डिसअलाउड, 50,000 का किया तो 50,000 डिसअलाउड। जबकि अगर आपने किसी रेजिडेंट को पेमेंट किया और उस पर टीडीएस नहीं काटा, तो पूरा खर्चा डिसअलाउड नहीं होगा, 30% एक्सपेंसेस डिसअलाउड होगा। आई बात समझ में। मान लीजिए मैंने एक फॉरेनर को 1 लाख का कमीशन दिया और उसका टीडीएस नहीं काटा, तो ये पूरा 1 लाख का खर्चा मेरे लिए क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। जबकि मैंने एक रेजिडेंट को 1 लाख का कमीशन दिया और उसका टीडीएस नहीं काटा, तो मेरे लिए 30,000 का टीडीएस क्या होगा, 30,000 का खर्चा क्या होगा, डिसअलाउड होगा, 70,000 अलाउड है। ओके, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि हम ये मान के चलते हैं कि फॉरेनर से हम बाद में पैसा नहीं ले पाए, इसलिए हमने आपका पूरा खर्चा ही डिसअलाउड कर दिया। और रेजिडेंट से तो हम बाद में भी टैक्स ले लेंगे, इसलिए हम आपका पूरा डिसअलाउड नहीं कर रहे, 30%। बोलो जी, आई बात समझ में। ओके, एनी डाउट्स। नहीं है, चलो फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे कल। थैंक यू।